गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अंडर द ग्रीन लाइट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर मैथ्यू ने अपने पीछे एक कार नोटिस की थी। इसे देखकर उसे याद आता है कि ये सेम कार तो वो पहले भी देख चुका है। जब वो सेकंड टाइम रोड पर मिले थे तो इसी कार में से उसने जिनको गुस्से से निकलते देखा था। इस पर वो फौरन से उसका नंबर नोट करता है और कॉल पर शेंगची से बात करते हुए उसे बताता है कि क्या इस नंबर प्लेट की कार के बारे में तुम कुछ जानते हो। साथ ही वो भागते हुए कार को फॉलो भी करने लगा था और बताता है कि ये एक लग्जरी लिमो कार है, क्या तुम मेरे लिए इसे ट्रैक कर पाओगे। मुझे लगता है कि जिन इसी कार में है। जिसे सुनकर शेंगची तो काफी ज्यादा चौंकते हुए उसे पूछने लगा था कि तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या तुम श्योर हो। जिस पर मैथ्यू कहता है मैं बस इस चीज के बारे में फील कर पा रहा हूँ। वैसे भी लॉजिकली सोचने के लिए उसके पास टाइम नहीं था, वो बस कुछ भी करके कार को चेक करना चाहता था, कहीं जिन सच में ही उस कार के अंदर ना हो। इतने में भागते हुए अचानक से एक टैक्सी को रोकने के लिए वो उसके सामने आ जाता है। इस पर टैक्सी ड्राइवर ने तो बड़ी मुश्किल से ही उसे हिट लगने से बचाया था और वो गुस्से से चिल्लाने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। लेकिन दूसरी तरफ तो मैथ्यू को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो फौरन से टैक्सी में बैठकर सामने वाली कार को फॉलो करने का बोलता है। इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं जहां पर जिन अपने उसी सबऑर्डिनेट को मारने के बाद सभी चीज को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है। जिस पर उसे पता चला था कि ये सारी गलती ड्राइवर्स की थी, उन्होंने गलती से कार को स्विच कर दिया था। ये बात पता करके अब वो सीओ के सामने खड़ा चिल्लाते हुए उसे बोलता है मैंने तुमसे बोला था ना कि वो एक गद्दार नहीं है। जिस पर सीओ नॉर्मली अपनी सीट से उठते हुए बोलता है जो हुआ अच्छा हुआ, वैसे भी आजकल मुझे उसे चिढ़ होने लगी थी। जिसे सुनकर जिंतु काफी ज्यादा शौक हो गया था और चिल्लाते हुए उसे बोलने लगता है क्या तुम्हारे सब ऑर्डिनेट्स तुम्हारे लिए यही मायने रखते हैं, तुम्हारा मन उनसे बढ़ जाए तो तुम ऐसे ही उन्हें फेंक दोगे। उस बात का क्या जब तुमने बोला था कि शनाई ज्वाइन करने के बाद सभी तुम्हारे अपने बन जाते हैं। ये सारी बुलशिट बातें तुमने किसी ऐसे के लिए संभाल कर रखी हैं जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाता है, यानी कि मैं। इस पर सीओ बोलता है मैं देख पा रहा हूँ कि तुम किसी ऐसे को लूज करके काफी ज्यादा दुखी हो जिसकी तुम सच में केयर करते थे। और साथ ही आगे बढ़कर उसके सिर पर पैर करते हुए उसे कंसोल करने का ट्राई करने लगता है। बस मैं ही तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ और मुझे भी तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हो कि तुमने खुद को काफ़ी ज़्यादा प्रूव किया है। इस पर जिन कुछ सोचता हुआ बोलता है तब क्या होगा जब मैं तुम्हारे लिए यूजफुल ना रहा, तो क्या उसी सबऑर्डिनेट की तरह तुम मुझे भी मार डालोगे। इस पर सीयू ने तो उसे पकड़ते हुए अपने साथ लगाकर हक कर लिया था कि अब तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम इस बारे में अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा केयर करता हूँ। तुम्हें गिल्टी फील होने लगा था तो मैंने इसीलिए तुम्हें पिल्स दी कि शायद तुम खुद को संभाल लो। और प्यार से उसके फेस पर रब करते हुए पूछता है क्या सच में तुम इतनी ज्यादा लोनली और एंग्जियस फील कर रहे थे जबकि तुम्हारे पास एक अच्छी सनलाइट वाला अपना खुद का घर है। क्या अब तुम्हें वो पर्सन चाहिए जिसके साथ तुम अपनापन फील कर सको। इसे सुनकर जिनके मन में तो अपना वही सबऑर्डिनेट आ गया था, वो उसे शूट करने लगा था तो कैसे वो गिड़गिड़ाते हुए उसे माफी मांग रहा था कि मैंने ऐसा नहीं किया। सीओ उसे और भी जोर से हक करते हुए बोलता है मुझे मैन के साथ सोने की आदत तो नहीं, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें होल्ड करूं। सच तो ये था कि जिनको भी कंफर्ट ही चाहिए थी उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये कंफर्ट उसे पिल लेने से मिलती है या किसी और चीज से। इसके बाद हम देखते हैं कि सीईओ कॉल पर अपने फियांसे से बात कर रहा था। वो बोलती है डार्लिंग मैंने तुम्हें बैंक्वेट और मैरिज हॉल की पिक्चर सेंड की हैं, इनमें से तुम्हें जो भी अच्छी लगे उसे चूज कर लो। यानी कि सीईओ की शादी होने वाली थी। इस पर सीईओ से रिप्लाई करता है मैं ये सब कुछ तुम पर और तुम्हारी मदर पर छोड़ता हूँ, तुम लोग वेन्यू खुद ही डिसाइड कर लो। हम देखते हैं इस टाइम बात करते हुए वो जिनके साथ वो सब कुछ भी कर रहा था और उसे बोलता है कि मैं बिजी हूँ। ये बोलकर वो फोन बंद करके सोफे पर फेंक देता है और पूरी तरह से जिन पर फोकस करते हुए फोर्सफुली करके पूछता है क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है। इस पर जिन सोचता है पिल्स लेने के बाद ये सब कुछ करना आखिर अच्छा कैसे नहीं लगेगा और अपनी कामते वॉइस में उससे पूछता है क्या मिसू को कोई आइडिया भी है कि तुम उसकी पीठ के पीछे क्या कुछ करते फिर रहे हो। अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो उसका दिल टूट जाएगा। इस
पर सीओ बिना रुके हंसते हुए उसे बोलता है, तुम मेरी फिक्र मत करो और जो मैं कर रहा हूँ इसके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करो। ये सुनकर जिन बोलता है, तुम तो एक हार्टलेस बास्टर्ड हो। सीओ बोलता है, और तुम जिन चैंगवो, तुम तो कभी भी ये नहीं जान पाओगे कि ऐसा होना कैसा लगता है। वो सब कुछ करने के बाद बेड पर बैठकर स्मोक करते हुए सीओ से बोलता है, जिन चैंगवो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिन पूछता है किस बारे में, जिस पर सीओ बताने लगता है, मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन शिनाई में रहकर ऐसा करना पॉसिबल नहीं, इसीलिए मैं शिनाई को छोड़कर अपनी एक खुद की कंपनी शुरू करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे ज्वाइन करो। यहाँ पर हम पहली बार सीओ का मैकेनिकल हाथ देख पाते हैं, क्योंकि पूरी स्टोरी में उसने ब्लैक ग्लव्स पहन रखे थे। जिस पर जिन क्लोज पहनते हुए उसकी तरफ मुड़कर पूछता है, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? अगर तुम अपनी नई कंपनी खोलोगे तो हमारी बाकी की फैमिली का क्या होगा? इस पर सीओ बोलता है, लेकिन मुझे बस तुम चाहिए, तो तुम क्या कहते हो? इस पर जिन कुछ सोचते हुए बोलता है, गैंग को छोड़ना एक अलग बात है, लेकिन शिनाई को धोखा देने की मेरी कोई इंटेंशंस नहीं। मैं यही प्रिटेंड करूंगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना, और तुम भी मेरे साथ दोबारा ऐसी बात मत करना। ये सुनकर सीओ को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, और वो बोलता है, आजकल चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। इसके बाद हम एक बहुत बड़ी फाइट देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग चिल्लाते हुए बोल रहे थे कि बॉस ने ऑर्डर दिया है, हर तरफ फैल जाओ और शिनाई के सभी लोगों को मार डालो। सभी जिनकी सब ऑर्डिनेट्स को मार रहे थे। दूसरे ही सीन में हम मैडम चेयरमैन को देखते हैं, जो कि इस टाइम जिनके फेस पर जोरदार स्लैप मारकर गुस्से से बोलती हैं, ना शुक्र है कहीं के मैंने तुम्हें शिनाई में लिया और उसके बदले में तुम मेरे साथ ही धोखा करोगे। घटिया ब्रैंडन ने कंपनी के शेयर्स बेचकर सारे का सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद भी तुम यही बोल रहे हो कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और तुम ब्रैंडन के साथ मिले हुए नहीं हो। दूसरी तरफ जिन तो अपने फेस पर हाथ रखे काफी ज्यादा शौक में खड़ा था। उसका अपना बनने की कीमत ये स्लैब था। मैडम चेयरमैन ने उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया था, और फाइट करने की वजह से जिन तो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, उन सभी की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। इस पर यूम बाल जिनको संभालते हुए उनसे बोल रहा था, क्या क्या सच में तुम लोग ऐसे ही हमें यहाँ से बाहर निकाल दोगे? बस ब्रेंडन का लॉयल डॉग बनने की वजह से उसने सब कुछ ही खो दिया था। और जब वो थोड़ा संभलने के बाद ब्रेंडन के पास आता है, तो उसे देखकर ब्रेंडन स्माइल करते हुए बोलता है, तुम बताओ मुझे, तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? गिफ्ट का सुनकर जिनको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो गुस्से से अपनी मुट्ठी जोर से बंद करते हुए उससे बोलता है, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? जिस पर सीओ बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत से चांस दिए थे कि तुम खुद से ही मेरे पास वापिस आ जाओ। ये बोलते हुए वो उसके बिल्कुल पास चला जाता है कि हम दोनों एक साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ जो भी तुम्हें चाहिए, तो तुम भी एक छोटी सी चीज को लेकर इतनी सीधी मत बनो। जिस पर जिन गुस्से से बोलता है, मैं हमेशा ही तुम्हें फॉलो करता आया हूँ, चाहे तुम जो भी करने का बोलो मैं वो करता था। ऐसा करके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। ये पहले की बात है जब तुमने मुझे छोड़ा नहीं था और ना ही धोखा दिया था। शायद तुम अब भी वही बिलीव करना चाहते हो कि मैं तुम्हारा वही लॉयल डॉग हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ आने की बजाय मरना चूज करूँगा। ये बोलता है, तो क्या तुम सब कुछ छोड़कर जेल में जाने के लिए तैयार हो चुके हो? जिस पर जिन वहाँ से जाते हुए बोलता है, जेल में सड़ना तुम्हारे जैसे गद्दार के साथ काम करने से तो बेहतर ही है। प्रेजेंट में जब जिन पिल्स खाने के बाद अनकॉन्शियस होकर स्ट्रीट पर गिरा था, तो बर्मिंघम कंस्ट्रक्शन के लोगों ने उसे देख लिया था, जो कि उसे ही ढूंढ रहे थे। पर सीओ भी फौरन से उसका सुनकर वहाँ पर आ चुका था। उसे ऐसे स्ट्रीट पर अनकॉन्शियस देखकर वो बोलता है, वेल जरा देखो तो यहाँ पर कौन है? तुम इस हालत में कितने ज्यादा अगली लग रहे हो। ये बोलकर वो उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए फौरन ही जोर से हक कर लेता है। सच में तुम्हें पकड़ना इतना भी इजी नहीं था। मैथ्यू का शक ठीक था, जिंतु सच में उसी कार में था जिसका मैथ्यू पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ शेंगची बार बार उसे कॉल कर रहा था, लेकिन मैथ्यू तो उसे नोटिस ही नहीं करता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान कार को फॉलो करने पर था। वो ड्राइवर को और भी तेजी से ड्राइव करने का बोलता है, जिस पर ड्राइवर कहता है कि अगर हम इतने क्लोज से उन्हें फॉलो करेंगे तो वो हमें पकड़ सकते हैं। बच्चे फिक्र मत करो, मैं ठीक से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ, वो हमसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे।
और सीरियसली सोचता है मैं पूरे 30 सालों से टैक्सी बिजनेस में हूँ और तब से लेकर अब तक मैं इसी मोमेंट का ही तो वेट कर रहा था। इतने में वो कार किसी जगह पर जाकर रुकती है जहाँ पर पहले से ही बहुत से सबऑर्डिनेट्स उसके आने का वेट कर रहे थे। यो कार से निकल कर अपने एक सबऑर्डिनेट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जिस पर वो सबऑर्डिनेट उसे बताने लगा था अभी अभी पता चला है कि शिनाई कंस्ट्रक्शन को टेक ओवर करने की उनकी सारी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। उनके पास लोगों की कमी हो चुकी है, तो क्या हमें अपने आदमियों को उनकी हेल्प करने के लिए भेजना चाहिए। इस पर सीओ सीरियसली बोलता है अब ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम यहाँ पर सभी चीज़ों को जल्दी से समेटना शुरू करो। इतने में एक सबऑर्डिनेट जिनको कार से निकालते हुए सीओ से पूछता है बॉस हमें जिंग चैंगवू के साथ क्या करना है। सीओ बोलता है मैं खुद ही से संभाल लूंगा। दूसरी तरफ मैं तो भी छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। इनको अपने सामने देख कर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। सीईओ आगे बढ़कर जिनको अपनी गोद में उठा लेता है और खुद से ही वहां से ले जाने लगा था। अपने जिन सब ऑर्डिनेट के पास से वो गुजरता है, सभी सब ऑर्डिनेट्स उसके सामने बो करके उसे वेलकम बैक बोलते हैं। वो जिनको लेकर एक बहुत बड़े वेयरहाउस में चला गया था। इसके बाहर डोर पर उसके सबऑर्डिनेट गार्ड कर रहे थे, जिसे देख कर मैथ्यू सोचने लगता है डोर के पास ऑलमोस्ट 13 लोग हैं और अंदर से आने वाली वॉइस को सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अंदर और भी बहुत से लोग होंगे। ये सोचते हुए वो सर पर पड़ा एक लोहे का रॉड उठाकर उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। ये अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता, तब तो बिल्कुल भी नहीं जब वो मेरे इतना ज्यादा क्लोज है। वो एग्रेसिवली उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इतने में उसके पीछे कोई आ गया था जिसने अचानक से ही उसे पकड़कर पीछे की तरफ खींच लिया था और साथ ही अपने हाथ से उसका फेस भी कवर कर देता है कि ये शोर ना कर पाए। जिसे देख कर मैथ्यू तो बिल्कुल ही शॉक हो गया था, लेकिन वो उस पर्सन का फेस नहीं देख पाता। इतने में वहाँ बहुत सी कार्स आ जाती हैं। वो पर्सन मैथ्यू को एक कार में फेंक देता है जिसके अंदर शेंगची बैठा था। वो मैथ्यू को देख कर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलने लगता है क्या तुम पागल हो चुके हो जो अकेले ही ऐसे उन सभी से लड़ने के लिए जाने वाले थे। क्या ऐसा करके तुम्हें मरना है। क्या तुमने एक बार भी सोचा कि अंदर जाने के बाद तुम वहाँ पर क्या करोगे। जिस पर मैथ्यू अपना फेस नीचे किए कुछ सोचते हुए बोलता है जिन अंदर है वो भी ब्रैंडन के साथ। मैं एक बार पहले ही उसे खो चुका हूँ और उसे वापस अपने पास लाने के लिए कुछ भी करूँगा। जिस पर शेंगजी उसे देखते हुए बोलता है आई गेस कि तुम दोनों ने मारपीट की है। तुम्हारा टूटा हुआ फेस इस बात का साइन है कि तुमने वो सब कुछ किया जो भी तुम कर सकते थे। योमबाल बोलता है यहाँ तक कि अगर बॉस एक बार कहीं जाने का इरादा कर लें तो हमारे लिए भी उन्हें रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ बच्चे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि तुमने पूरे 4 दिनों तक उन्हें रोके रखा था, तो हमें भी सारे सिचुएशन को ठीक करने का टाइम मिल गया। देखा जाए तो हमने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की है। इस पर जिन बोलता है तो क्या तुम लोग ये कहना चाह रहे हो कि मैं ऐसे ही चुपचाप पीछे हटकर सब कुछ देखता रहूं। इस पर शेंगची भी उसे समझाते हुए जल्दी से बोलने लगता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा। हम उन सभी का बुरा हाल कर देंगे जो कोई भी बॉस के साथ मिस करने का ट्राई करेगा। ये बोलते हुए अचानक से ही उसकी इंजरी में पेन होने लगी थी, जिस पर वो कफ करते हुए अपने सर पर हाथ रख लेता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम हमारे जैसे नहीं हो। मैं जिसे के स्टेप किया गया है और योमबाल को सेशमी नाइफ से पूरे 3 बार स्लाइस कर दिया गया था। जिस टाइम हमने इस वर्ड में कदम रखा तो हमें पहले से ही पता था कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। एक गैंगस्टर का मरना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, हम रेगुलरली इस चीज को फेस करते हैं, लेकिन तुम बस एक नॉर्मल पर्सन हो। अगर तुम गैंग फाइट में फंस कर खुद को मारना नहीं चाहते तो मैं तुमसे यही सजेस्ट करूंगा कि वापस जाकर एक स्टूडेंट की तरह अपनी स्टडीज पर फोकस करो। फिर वो कार का डोर ओपन करके अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को तैयार होने का बोलता है कि चलो बॉस को वापस लाते हैं। जिस पर वो सभी अपने वेपन्स पकड़कर फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन मैथ्यू को अपने साथ नहीं आने देते बल्कि उसे वापस स्टूडियो भेज देते हैं। इसके बाद हम एग्जीबिशन हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने पीस सेट कर दिए थे, लेकिन सेंट्रल स्पेस खाली थी जहाँ पर मैथ्यू का पीस रखा जाना था। ये देखकर प्रोफेसर तो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। वो अपने सर पर हाथ रखकर पूछते हैं कि क्या मैथ्यू रायन अभी तक नहीं पहुंचा। उसने तो अभी तक अपना पीस भी सेटअप नहीं किया है, आखिर वो ऐसे ही कहाँ पर चला गया। क्या तुम में से कोई मैथ्यू रायन के टच में है।
लेकिन वो सभी तो बिल्कुल साइलेंस थे, किसी को भी मैथ्यू के बारे में नहीं पता था। दूसरी तरफ हम मैथ्यू को देखते हैं। स्टूडियो पहुंचने के बाद वो कैब से अपना फेस कवर किए स्टैचू के सामने खड़ा सोचने लगता है। अब जबकि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे क्या चीज़ सेक्रीफाइस करनी चाहिए, यानी कि मैं स्कल्पचर को छोड़ दूँ या जिन को छोड़ूँ। दोनों में से मैं बस एक ही कर सकता हूँ। और अपने बचपन की सभी मेमोरीज याद करता है कि जब मैं छोटा बच्चा था तब से लेकर अब तक सिर्फ जिन ही मेरी पूरी वर्ल्ड है। यहाँ तक कि वो मेरे माइंड में भी इतना डीपली बैठ चुका है कि उसके बिना मेरे पास कोई भी जगह नहीं जहाँ पर मैं वापस जा सकूँ। यानी कि इन द एंड वो जिनको ही चूज करता है। और जो गन उसे शंची ने दी थी उसे पकड़ कर जिनके पीछे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। इनका स्कल्पचर उसने ऐसे बनाया था कि वो स्ट्रेट खड़ा उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिनने पास्ट में उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। उसे देखते हुए मैथ्यू सीरियसली बोलता है, तुम्हारे अलावा मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है कि मैथ्यू का ये डिसीजन ठीक है या नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस और नो ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।